हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके बीच एक सेशन लेके आए हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। दोस्त बता देते हैं कि प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम आपको पिछले वीडियो में करवा दिए हैं और इसी तरीका से प्रैक्टिस नंबर सेट 2 का हम एनालिसिस आप लोग का करवाएंगे। दोस्त बता देते हैं कि एलपी का अगर सिलेबस का बात करिएगा तो एलपी का सिलेबस में मैथ प्लस रीजनिंग मिला के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी के साथ साइंस जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का बात करिएगा तो ये 50 क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बेसिक प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसीलिए हम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का सेट जो चला रहे हैं वो एसके झा के बुक से चला रहे हैं और इसमें आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा और इसी के साथ अल्टरनेट में आपको ड्राइंग का स्पेशल चैप्टर वाइज सेशन ला रहे हैं। वो भी वीडियो अपलोड एक कर दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। वो चैप्टर वाइज इसी तरीक़ा से अल्टरनेट सेशन में आते रहेगा, तो वहाँ से भी आप चैप्टर वाइज क्लियर कर सकते हैं। जब ड्राइंग खत्म होगा तो फिर बेसिक साइंस पर भी हम चैप्टर वाइज करवा देंगे। तो चलते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्त बता देते हैं कि इसका पीडीएफ के लिए एनपीएस स्टडी चैनल पर जाइएगा टेलीग्राम पर, और वहाँ आपको पीडीएफ जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलते हैं, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। आज का पहला प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि 1 मीटर है जो कितने नैनोमीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर कितने नैनोमीटर के बराबर होता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी 10 के पावर 9 मीटर के बराबर होता है। 10 के पावर 9 मीटर के बराबर होता है। लेकिन बहुत से लड़कन होगा जो पढ़ा होगा कि एक जैसे 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर होता है, 10 के पावर -9 मीटर होता है। लेकिन यहाँ उल्टा करके पूछ लिया गया है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 1 मीटर बराबर होता है 10 के पावर 9 मीटर होता है। अगर बात करिएगा कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर पूछेगा कि 1 पिकोमीटर कितना होता है, तो 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। तो इसी तरीक़ा से जो भी फैक्ट बताया जाता है उसको याद रखिएगा, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि द्रव्यमान बटा आयतन का अगर बात करिएगा तो एक किसके बराबर होता है, तो घनत्व के बराबर होता है। अगर इसका मात्रक का बात करिएगा तो मात्रक हो जाता है केजी पर मीटर क्यूब होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर दबाव का बात करिएगा तो दबाव होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है दबाव का। बल का बात करिएगा तो बल होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, ए में द्रव्यमान गुने त्वरण। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि यदि 125 सेंटीमीटर व्यास के एक पहिया 20 चक्र प्रति मिनट घूम रहा है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या होगी। बोला है कि यदि 125 सेंटीमीटर व्यास की एक पहिया है जो 20 चक्र प्रति मिनट घूम रहा है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या होगी। दोस्त बता देते हैं, इसको हिंट हम दे देते हैं। जैसे कि कोई भी एक पहिया अगर एक चक्कर लगाती है तो वो अपने आप को 2πr कवर करता है और यही हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन यहाँ लिखने में नहीं बनता है तो इसका एनालिसिस थोड़ा लंबा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, बोला है कि बल द्वारा 2i 3j और 6k 2i 3j और 6k द्वारा प्रदर्शित होता है। तो बल का परिणाम क्या होगा, बल का परिणाम क्या होगा। तो अगर बल का परिणाम अगर निकालना चाहते हैं तो बल का परिणाम जो होता है वो a² + b² + c² होता है। तो इसी पर बैठाइएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। तो इसका जब लीजिएगा तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और 6 छक 36 होगा। 9 6 15 4 कितना हो जाएगा, तो √49 होगा। और इसका बाहर निकालिएगा तो कितना होगा, तो 7 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 मात्रक है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, अगले प्रश्न में बोला गया है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग हम किसके मापने के लिए करते हैं, तो ये हम दूरी को मापने के लिए उपयोग करते हैं। ओडोमीटर किसके मापने के लिए करते हैं, तो दूरी के मापने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा।
इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि चित्र अनुसार पुल्ली का व्यास जो है वो 300 मिमी है और एन है जो 750 आरपीएम है और पट्टे पर लगाया गया बल है जो 700 न्यूटन है। तो संचालित शक्ति का मान क्या होगा? संचालित शक्ति का मान क्या होगा? तो संचालित शक्ति का मान इसका होगा जो 8242.5 वाट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्त बता देते हैं कि जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आ रहा है वो एक बार हम एनालिसिस करवा देंगे, एक छोटा वीडियो लाएंगे जो न्यूमेरिकल का ही लाएंगे इसी सेट का, तो इसका हम एनालिसिस एक वीडियो में करवा देंगे। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्य करने वाले बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बोला है कि विद्युत मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपको कथन सत्य का चर्चा करना है। ये बताइए, पहला में बोला है कि परिमाण असमान होता है और दिशा विपरीत होता है, तो परिमाण असमान नहीं होता, ये गलत दिया है। दूसरा में बोला गया है कि परिमाण समान होता है और दिशा विपरीत होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सही बोला है कि परिमाण समान होता है और दिशा विपरीत होता है। आपको पता है कि मोटर जो है फ्लेमिंग के बामा हस्त के नियम पर काम करता है, और जब बामा हस्त का नियम जब लगाइएगा तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा और चुंबकीय जो बल लगता है, गति जो लगता है, बल की गति लगता है अंगूठा, उस पर जब लंबाई अति करिएगा तो परिमाण तो समान होगा, परिमाण क्या होगा? समान होगा। लेकिन जब एक दूसरे के 90 डिग्री पर गति लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? दिशा विपरीत होता है, दिशा विपरीत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 30 केजी के द्रव्यमान वाली एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ चलती है, तो वस्तु के पास गतिज ऊर्जा क्या होगा? वस्तु के पास गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो आपको पता है कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का 2 फार्मूला होता है, दोनों याद रखेगा। एक होता है 1/2 mv² होता है और एक होता है p²/2m होता है। ये होता है जो संवेग के केस में होता है और ये होता है जो द्रव्यमान और वेग के केस में होता है। आपको पता है कि हमको द्रव्यमान, क्वेश्चन में द्रव्यमान और वेग दे दिया है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? तो 1/2 mv² लगेगा। तो 1/2 और द्रव्यमान कितना दिया है? तो 30 केजी दिया है, और वेग कितना दिया है? तो 5 दिया है, तो 5 × 5 = 25 होगा। तो 15 दूनी 30 होगा, तो 1 कटेगा और फिर गुना करिएगा 15 × 25, तो 15 × 5 = 75 और 15 दूनी 30 और 7 = 37 होगा, तो 375 जूल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि संवेग बराबर क्या होता है? तो आपको पता है कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, और इसका मात्रक अगर पूछेगा तो केजी मीटर पर सेकंड, या इसका न्यूटन सेकंड भी होता है। तो दोनों याद रखेगा, केजी मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। अगर उत्तोलक का बात करेगा तो एक ट्रिक याद रखेगा, FLE। एफ हो गया फलक्रम, ये फलक्रम हो गया, ये लोड हो गया, और ये हो गया इफर्ट हो गया, जहां से हम इफर्ट लगाते हैं। तो ये बताइए कि फलक्रम जाता है फर्स्ट श्रेणी में, ये लोड जाता है द्वितीय श्रेणी में, और इफर्ट जाता है तृतीय श्रेणी में। अब पूछा गया है कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। तृतीय श्रेणी का मतलब इफर्ट बीच में आना चाहिए, तो इफर्ट बीच में आना चाहिए। तो चिमटा में इफर्ट बीच में लगता है, हॉकी स्टिक में भी लगाइएगा तो इफर्ट बीच में लगता है, स्टेपलर में भी लगाइएगा तो इफर्ट बीच में लगता है, लेकिन एक पहिया वाला ठेला जो होता है वो बीच में नहीं लगता है। ये होता है द्वितीय श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी में लोड बीच में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो एक पहिया का ठेला आता है जो द्वितीय श्रेणी में आता है, एक पहिया वाला ठेला द्वितीय श्रेणी में आता है। बाद बाकी चिमटा हो गया, हॉकी स्टिक हो गया, और स्टेपलर होता है जो किस में जाता है? तो फर्स्ट श्रेणी में जाता है, फर्स्ट उत्तोलक का उदाहरण है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि यदि भार और आयास क्रमशः W और P है, भार और आयास है जो W और P है, तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? तो यांत्रिक लाभ के बारे में समझिएगा। पहले इसे ये बताइए कि कोई लाइन खींचते हैं और इसमें मान लेते हैं कि ये हो गया फलक्रम हो गया, और यहाँ लोड लेते हैं और यहाँ इफर्ट लेते हैं। तो ये बताइए कि यहाँ हुआ भार, और यहाँ से यहाँ तक जो लाइन खिंचाता है ये होता है भार भुजा, भार भुजा हुआ।
इसी तरीक़ा से यहाँ से जाएंगे इफाट से, फलक्रम से इफाट तक जाएंगे तो ये हो गया अयास भुजा, अयास भुजा, और ये हो गया अयास, यही हो गया अयास, और ये हो गया अयास भुजा। तो इसका यांत्रिक लाभ का अगर बात करिएगा तो यांत्रिक जो लाभ होता है वो होता है भार गुने भार भुजा, भार गुने भार भुजा बराबर यास गुने अयास भुजा, यास गुने अयास भुजा। तो अगर यांत्रिक प्रतिरोध यहाँ से निकालिए, यांत्रिक लाभ निकालिएगा तो भार बटा अयास आ जाएगा, भार बटा अयास, भार बटा अयास बराबर यहाँ हो जाएगा अयास बटा अयास भुजा बटा भार भुजा हो जाएगा। समझिएगा, ये भार बटा अयास बराबर भार भुजा अयास भुजा बटा भार भुजा होगा। तो आपसे पूछा क्या है कि भार और अयास में, तो भार हो गया W और अयास हो गया P, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा W/P, जो ऑप्शन नंबर किस में है तो C में है। तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो श्रेणी फर्स्ट लीवर का उदाहरण है। श्रेणी फर्स्ट लीवर का उदाहरण है तो ये बताइए कि FLE फलक्रम बीच में आना चाहिए, तो फलक्रम हो गया, यहाँ लोड हो गया, यहाँ इफर्ट हो गया, कहीं भी लोड और इफर्ट कहीं भी रख सकते हैं, बस जो फर्स्ट श्रेणी में है तो F है तो फर्स्ट श्रेणी में तो बीच में आना चाहिए। तो ये बताइए प्लायर जिसको हम पिलास बोलते हैं फर्स्ट श्रेणी में जाता है। फिर उसी तरीके से श्रोता का अगर बात करिएगा तो श्रोता चल जाता है किसमें तो द्वितीय श्रेणी में जाता है। चिमटा बात करेगा तो तृतीय श्रेणी में जाता है। हॉकी स्टिक का अगर बात करेगा तो ये भी तृतीय श्रेणी में जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है जो फर्स्ट लीवर का उदाहरण है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन है जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है, कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो जूल ऊर्जा के मात्रक है, न्यूटन मीटर भी ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन किलोवाट है जो ऊर्जा के मात्रक नहीं है। ये है जो शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या बोलते हैं, किलोवाट, किलोवाट। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्त बता देते हैं कि अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इसी तरीक़े से हम कंटिन्यू सेशन और जो भी बुक का एनालिसिस कराना रहेगा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का वो हम करवा देंगे। इसमें आपको बता देते हैं कि 28 सेट दिया गया है। ये एनालिसिस कैला के बाद इसका प्लेटफार्म का भी हम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का जो 50 क्वेश्चन का आने वाला है उसका भी एनालिसिस हम करवाएंगे। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन जो बोला गया है 14 नंबर में देखिएगा, तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। समझिएगा, एक होता है चालक और एक होता है अर्धचालक। एक होता है क्या, अर्धचालक होता है। चालक का बात करिएगा तो चालक होता है जो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तापमान का, और यहाँ जो होता है R व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान का। तो इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि T डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है R। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करेंगे चलकता का, चलकता, तो यहाँ व्युत्क्रमानुपाती होता है R का, और यहाँ भी चलकता जो होता है, चलकता होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है R का। अब क्वेश्चन बन जाएगा, पढ़िए, तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये बताइए कि तापमान बढ़ाइएगा तो शुद्ध प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या पड़ता है, बढ़ता है, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T का है। तापमान बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो गया, बढ़ता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि लेड का विशिष्ट ऊष्माधारिता है जो 125 जूल पर केजी पर केल्विन है। यदि लेड के 250 ग्राम के एक टुकड़े द्वारा 5 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने के बाद उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो ऊष्मा धारिता ज्ञात कीजिए। ऊष्मा धारिता ज्ञात कीजिए। ऊष्मा धारिता निकालने की फॉर्मूला होता है दो, एक होता है m गुने s होता है। m होता है द्रव्यमान और s होता है जो विशिष्ट ऊष्मा चलकता होता है। फिर h बराबर एक और शॉर्ट फार्मूला होता है जूल, या हम कह सकते हैं q बाई डिफरेंस तापमान में अंतर, q बाई डेल्टा t होता है। अभी दोनों फार्मूला लगा सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ वो बैठा सकते हैं। ये बताइए कि हमको ऊष्मा धारिता ज्ञात करना है तो Q जो है वो क्या होता है, तो कितना ऊष्मा खर्च हुआ है। तो ये बताइए ऊष्मा कितना खर्च हुआ है, तो 5 किलो जूल। तो 5 किलो जूल को हम 5000 लिख सकते हैं। 5000 जूल हो गया, ये बताइए 5000 हो गया। और 5000 अपन ये बताइए कि तापमान में अंतर कितना दिया है, तो 10 दिया है। तो ये 10 से भागा दीजिएगा तो यहाँ से ये कट गया, तो H बराबर कितना आ गया, तो H बराबर आ गया 500 जूल पर केल्विन। 500 जूल पर
केल्विन हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आप H बराबर MS से भी निकालिएगा तो आंसर सामान्य आवेगा, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ क्वेश्चन में वो डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला पर बैठ जाता है, तो इसी से लगा लीजिएगा। अगर यहाँ कुछ पॉइंट और बात करिएगा उष्मा में या हीट में, तो ये बताइए Q बराबर होता है एक फार्मूला MS डेल्टा टी, MS डेल्टा टी। फिर एक Q बराबर होता है ML, Q एक हो गया जो उष्मा हो गया, और उष्मा MS डेल्टा टी हो गया, ये हो गया गुप्त उष्मा ML। और H बराबर याद रखिएगा एक होता है MS और एक होता है QY डेल्टा टी। इतना फार्मूला रखेगा, हीट से क्वेश्चन इतने से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान किसके माप होता है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान किसके माप होता है, तो ये जड़त्व के माप के बराबर होता है। आपको पता है कि जड़त्व का फॉर्मूला जो होता है I बराबर mr स्क्वायर होता है, mr स्क्वायर होता है। तो ये बताइए ये जड़त्व हो गया जो द्रव्यमान पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वही बोला है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान किसके माप के बराबर होता है, तो जड़त्व के माप पर होता है। हम कह सकते हैं कि I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल m भी हो सकता है और I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल r स्क्वायर भी हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है। बोला है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है, तो सभी का जो मुख्य स्रोत होता है ऊर्जा का, वो सबसे ज्यादा किस में होता है, तो सूर्य में होता है। इसीलिए बोला है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत कौन सा हो, तो सूर्य है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट है, और एफ सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है, तो सी और एफ में संबंध F-32 बराबर 9/5 गुने सी मतलब सेंटीग्रेड। तो एफ और सी का संबंध ज्ञात आपको करना है। हम आपको यहाँ थोड़ा थ्योरी हम बता देते हैं, समझिएगा। अगर बात करिएगा तो यहाँ जो होता है वो C/5 या 1 सेकंड, ये बताइए यहाँ लिखिएगा C-0/100-0। इसी तरीक़ा से F-32/212-32 K-273/373-273। समझिएगा, ये होता है जो क्वथनांक होता है और ये होता है जो गलनांक होता है। उसी तरीक़ा से यहाँ भी याद रखिएगा कि 212 जो होता है, यहाँ लिखिएगा ये 212 है। 212 होता है जो क्वथनांक बिंदु होता है, और ये होता है जो निम्नाति गलनांक होता है। ठीक है, उसी तरह से 373 हो जाएगा जो क्वथनांक हो गया, और ये हो जाएगा जो गलनांक हो जाएगा। अगर क्वथनांक और गलनांक अगर बात करेगा तो आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है जो पानी का क्वथनांक होता है उच्चतम। यहाँ से ऊपर जाएगा तो भाप बनना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीक़ा से यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर हम पूरा इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो C/100 लिख सकते हैं। इसी तरीक़ा से F-32/180 लिखेंगे, और इसी तरीक़ा से K-273/100 लिखेंगे। अब सभी में 20 से अगर भागा दीजिएगा तब जो आंसर आएगा वो C/5 आएगा, F-32/9 आएगा, और K-273/5 आएगा। और ये इक्वेशन को याद रखिएगा, आपको हीट जब क्वेश्चन इससे पूछे जाएगा, कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाता है, तो इससे बहुत आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको फ़ारेनहाइट के केस में पूछा है तो C/5 बराबर लिख सकते हैं F-32/9, और इससे आप बना सकते हैं। लेकिन आपको इतना नहीं पूछा है, बस ये रिलेशन को साबित करने के लिए बोला है कि बताइए कि रिलेशन को किस पर सेट किया जाएगा, संबंध बताना है। तो ये बताइए कि F-32 है, F-32 है, तो ये बताइए F-32 जब लाइएगा, ये 32 को इस साइड लाइएगा तो F-32 बराबर 9/5 इंटू C आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 18 का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था क्या होती है। तो 12 डिग्री सेल्सियस का अगर बात करिएगा तो यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे, 1 2 3, इसी तरीक़ा से यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस आवेंगे। तो ये बताइए कि 0 डिग्री सेल्सियस से यहाँ तब लेंगे तो बीच में क्या रहेगा, जल रहेगा। हम कह सकते हैं कि क्या रहेगा, तो द्रव रहेगा। तो 0 से 12 डिग्री सेल्सियस पर भी जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमको द्रव मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा।
अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा है जो ऊर्ध्वपातन कर सकता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब ये होता है कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। द्रव अवस्था के बिना द्रव अवस्था को क्या करता है, बीट कर देता है और सीधे किस में चला जाता है, तो गैस में चल जाता है। और ये कौन करता है, तो अमोनियम क्लोराइड करता है, अमोनिया क्लोराइड करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। तो जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा तो आयतन स्थिर रखा जाए तो वह क्या है। बोला है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। पारे का कितना है, तो 75 सेंटीमीटर है। तो तापक्रम पर दाब दुगना होगा, दाब क्या हो रहा है, तो दुगना हो रहा है, दाब हो रहा है दुगना। तो आयतन स्थिर रखा जाए तो वह क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। अगर राइट आंसर बात करिएगा तो आता है 327 डिग्री सेल्सियस, 327 डिग्री सेल्सियस। इसका भी लंबा कैलकुलेशन है, लेकिन अगर चाहते हैं तो हम बना देते हैं, समझिएगा यहाँ ध्यान से। ये बताइए कि आयतन बोला है कि स्थिर है, आयतन स्थिर है का मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो यह वॉल्यूम हो जाएगा कांस्टेंट। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T का, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T। तो ये बताइए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P1 बटा P2 बराबर T1 बटा T2, T1 बटा T2 होगा। अब ये बताइए कि दाब को दुगना किया है, तो दाब पहले 1 रहा होगा तो फिर 2 हुआ होगा। अब टेम्परेचर है सेल्सियस में तो उसको केल्विन में लेना है। तो ये बताइए केल्विन में इसको जब करेंगे तो आपको पता है कि सेल्सियस से केल्विन में करने के लिए C/5 बराबर K-273 बटा 5, 5 से 5 कटेगा। केल्विन में करेंगे तो सेल्सियस को 273 साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 300 हो जाएगा, 300। तो ये बताइए कि ऊपर कितना आ गया, 300। और ये बताइए T2 आपसे पूछा जा रहा है, तो T2 आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो T2 बराबर कितना आ गया, T2 बराबर आ गया 3 दूनी 600 आया। T2 कितना आ गया, 600। ये बताइए ये आया है केल्विन में, लेकिन पूछा जा रहा है सेल्सियस में। तो सेल्सियस में लाने के लिए इसमें 600 माइनस 273 माइनस कर दीजिए। जब 273 करिएगा तो इसका आंसर आएगा 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा। यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 2 9 7 हुआ, 2 हुआ। 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो गया। यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 30। तो 327 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो P डायरेक्टली मतलब तब दाब होता है जो तापमान का समानुपाती हो जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल पर समरूप पाठ्यांक कौन सा होगा। बोलता है कि फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल पर समरूप पाठ्यांक कौन सा होगा। तो समरूप पाठ्यांक होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी लगा सकते हैं कि C/5 बराबर F -32 बटा कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ये जब बैठाइएगा कोई भी एक वैल्यू ये बैठा के देखिएगा तो इसका इक्वल आ जाएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे का उपयोग किया जाता है तो एक दिन में बल्ब द्वारा खपत की गई ऊर्जा कितना होगा। तो यहाँ से ऊर्जा निकाल सकते हैं। ऊर्जा निकालने के लिए ये बताइए कि बल्ब 100 वाट दिया है तो 100 वाट हो गया, और कितना घंटा चल रहा था, 8 घंटा, और कितने दिन है, तो 1 दिन है, और फिर 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो हो गया और यहाँ 8 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 0.8 जूल ऊर्जा खपत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 23 का डी है। अगले प्रश्न देखिएगा, 16 वोल्ट का विभवांतर वाले 2 विद्युत बिंदुओं के पार 5C मतलब 5 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना होगा। 16 वोल्ट है, विभवांतर वाले 2 आवेश के पार 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो एक फार्मूला याद रखेगा, V बराबर होता है W/Q। तो V हो गया वोल्टेज, हमको निकालना क्या है, तो कार्य निकालना है। तो W बराबर हम कह सकते हैं कि V गुने Q होगा। अब ये बताइए W बराबर हम लिख सकते हैं, V कितना दिया है 16 और Q कितना दिया है 5, तो हम कह सकते हैं 16 × 5 = 80 जूल हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि उपकरण का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। अमीटर है जो धारा की गति को मापता है, धारा की गति को बताता है। थर्मामीटर हो गया जो टेम्परेचर को बताता है। गैल्वेनोमीटर है जो धारा की उपस्थिति को बताता है, धारा की उपस्थिति को बताता है। धारा की उपस्थिति को कौन बताता है, तो गैल्वेनोमीटर। बोला यदि प्रतिरोध आधा हो जाता है तो धारा क्या होगा। आपको पता है कि V बराबर होता है IR। बोला प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो धारा क्या हो जाएगा, तो I व्युत्क्रम अनुपात R हो जाएगा। तो ये बताइए कि आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो दुगना हो जाएगा।
जब धारा बोला है प्रतिरोध आधा किया जाता है, तो प्रतिरोध को आधा कर दिएगा तो धारा कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अगले देखिएगा, इनमें से किसमें सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता होता है। विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम का अगर बात करिएगा तो चांदी में सबसे कम होता है। चलकता इसका ज्यादा हो, इसलिए इसमें प्रतिरोधकता क्या होगा, कम होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 3 समान प्रतिरोधक हैं, 6 ओम से प्रत्येक समांतर में जुड़े हुए हैं, तो संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध क्या है। तो समांतर में जुड़े हुए हैं और 3 समान प्रतिरोधक 6 ओम का है, तो हम कह सकते हैं कि R जो समतुल्य आएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 आएगा, 1/6 आएगा। तो यहाँ जब 6 एलसीएम लीजिएगा तो 1 + 1 + 1 आएगा, तो R समतुल्य। तो ये बताइए 3/6 आएगा, R समतुल्य जो आएगा वो 3/6 आएगा, तो R टोटल जो आ जाएगा वो 6/3 आएगा, और 6/3 को काटेगा तो 2 ओम आएगा। तो R समतुल्य कितना आ गया, तो 2 ओम होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले देखिएगा, बोला कि एक विद्युत रोधी प्रतिरोध प्रदान करता है। तो आपको पता है कि एक विद्युत रोधी प्रतिरोध क्या प्रदान करेगा, तो विद्युत रोधी है जो उच्च प्रतिरोध प्रदान करेगा। जैसे जो कुचालक होता है उसके पास तो उच्च प्रतिरोध होता है, तो उच्च प्रतिरोध प्रदान करेगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 4 एक जैसे प्रतिरोधक है, प्रत्येक का प्रतिरोध R है, तो एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मतलब 4 एक जैसे प्रतिरोध है, प्रत्येक का प्रतिरोध R है, तो R जो टोटल निकलेगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो ऊपर कितना आ जाएगा, तो 4/R आ जाएगा R समतुल्य में। तो R समतुल्य टोटल निकालिएगा तो R/4 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि 2 वस्तुओं का ताप में 45 डिग्री का अंतर है, तो सेल्सियस में अंतर कितना होगा। 2 वस्तुओं को ताप में 45 डिग्री का अंतर है, तो सेल्सियस में कितना होगा। ये बताइए 45 डिग्री का अगर बात कर रहा है तो फ़ारेनहाइट का बात कर रहा है, तो C/5 बराबर F-32/9। जब ये लगाइएगा तो आपको F जो फ़ारेनहाइट सेल्सियस जो आएगा वो 7.2 डिग्री सेल्सियस आएगा, 7.2 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये फार्मूला अप्लाई करिएगा। आपको हम बताए हैं कि फार्मूला याद रखिएगा, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273 K-273/5। ये कॉम्बिनेशन अगर याद रखते हैं तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, डायरेक्ट यहाँ से जो भी खोजेगा उसको इक्वल करके आप ला सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है। स्टोरेज साधन है जो चारों तरफ घूम सकता है, तो फ्लॉपी डिस्क होता है। फ्लॉपी डिस्क को चारों तरफ घुमा सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किसमें CPU प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। CPU प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है, तो CPU प्रोग्राम को निष्पादित कौन करता है, तो द्विधारी में किया जाता है, द्विधारी में निष्पादित किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि कौन सा है जो विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है। विद्युत से लगने वाले आग का कारण नहीं है, तो ढीले कनेक्शन विद्युत से लगने वाले आग का कारण है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट भी आग से लगने वाला कारण है। तारों का अतिभार जिसको हम ओवरलोडिंग दे देंगे तो उसमें भी लगने की संभावना है। ये खुला दरवाजा इसमें इलेक्ट्रिक से लगने वाले का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया गया है। विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया गया है, तो आपको पता है कि इसका 4 श्रेणी है, ए, बी, सी और डी। ए में हम बताए थे कि ए में ठोस को रखा गया है, और बी में किसको रखा गया है, तो लिक्विड को रखा गया है, द्रव को, और सी में है जो गैस को रखा गया है, और डी में है जो इलेक्ट्रिक से लगी आग को रखा गया है। तो इलेक्ट्रिक से पूछा है तो डी में जाएगा, तो इलेक्ट्रिक से लगे। बोला है कि विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया गया है, तो इलेक्ट्रिक से लगे आग में, इलेक्ट्रिक से लगे आग में शामिल किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला है कि कौन सा पैमाना है जो छोटी वस्तु को बड़ा करने का प्रयोग करता है। बोला है कि निम्न में से कौन सा पैमाना छोटी वस्तु
छोटी वस्तु को बड़े करने का प्रयोग करते हैं। दोस्त बता देते हैं कि जब कभी भी जैसे कोई भी ग्राफ बनाते हैं या कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो बड़ी वस्तु को छोटी वस्तु में कन्वर्ट करते हैं। बड़ा वस्तु बनाने पॉसिबल नहीं है तो बड़ी वस्तु को छोटी में करते हैं। कभी कभी छोटी वस्तु को भी बड़ा वस्तु करके बनाना पड़ता है। जो बहुत छोटा वस्तु होता है उसको बड़ा करके बनाते हैं। तो ये बताइए कि बोला है कि छोटी वस्तु से बड़ा करना है तो छोटी वस्तु से बड़ा करने में होता है विस्तार पैमाना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तार पैमाना। अगर पूर्ण आकार पैमाना का बात करिएगा तो ये 1:1 होता है। पूर्ण आकार पैमाना ये होता है कि जैसा वस्तु है उसी का उस ड्राइंग बना है, मतलब उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हुआ है, सेम बना है तो 1:1 होता है। लघुकरण का अगर बात करिएगा तो लघुकरण जो होता है वो बड़ा से छोटा बनाया जाता है। कोई बड़ा वस्तु है और उसको छोटा करके बनाया जा रहा है, ये लघुकरण हो गया। विस्तारण हो गया जो छोटी सी वस्तु बड़ा करके बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि प्रोटेक्टर का प्रयोग किस को मापने के लिए करते हैं। तो प्रोटेक्टर का अगर बात करिएगा जिसको हम चांद कहते हैं तो प्रोटेक्टर का जो उपयोग हम करते हैं वो डिग्री को मापने के लिए करते हैं। किसको? तो डिग्री को मापने के लिए करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि ए और बी के बिंदुओं के मध्य संलग्न चित्र प्रतिरोध क्या होगा। आपको बताना है कि ए और बी के बीच मध्य को बताना है। तो ये बताइए कि ए है समांतर में, इसको समांतर में सोल्व करिएगा तो समांतर में करिएगा तो ये बताइए कि इसका एलसीएम लीजिए 16। जब 16 एलसीएम लीजिएगा तो 8 दूनी 16 होगा, फिर 1 होगा और फिर 1 होगा तो 2 दूनी 4, 1/4 आएगा। इसका समतुल्य निकालिएगा तो कितना आएगा? तो 4 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो टोटल आया कितना, तो 4 आया और 20 ये है, ये टोटल कितना हो जाएगा? 24। तो ऊपर में 24 याद रखिएगा। नीचे क्या करिएगा तो इसको दोनों को बराबर कर दीजिए तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 9 दूनी 18 और नहीं तो फिर यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं, 18 एलसीएम लेंगे तो 9 दूनी 18 और 1 हो गया तो 2 1 3 और 3 से भागा देंगे तो 1/6। तो इसका समतुल्य कितना आएगा? तो 6 आएगा। तो यहाँ से समतुल्य कितना मिला? 6 और 6 कितना हो गया? 12। 6 कितना हुआ? 12। अब ये बताइए कि समांतर बना है 12 और 24 का। इसका डायरेक्ट निकालने का तरीका है कि दोनों का गुना कर दीजिए। 12 24 गुने 12 और बटा 36 तो बढ़ती 36 हो गया, बढ़ती 24 हो गया, बढ़ती 36 हो गया, बढ़ती 24 हो गया। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा? तो 8 ओम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये समझे होंगे जब पीटी आप क्वालिफाई करके मेंस के लिए तैयारी जब कर रहे हैं तो इतना तो जानकारी जरूर होगा कि समांतर को इक्विवेलेंट लाना है, मतलब समतुल्य निकालना है, फिर इसको में ऐड करना है, इसको भी समतुल्य निकालना है, फिर इसको में ऐड करना है, अब फिर ये दोनों बन जाएगा क्या चीज़? समांतर। और समांतर में फिर बना सकते हैं, समांतर का 2 किसका बन सकता है? R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2 होता है। ये समतुल्य डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि बताइए चित्र में दिखाए गए हैं त्रिभुज का मान क्या होगा। ये बताइए 60 डिग्री दिया है, 80 डिग्री दिया है और 40 डिग्री दिया है। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा है? तो विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि ISI निर्देशानुसार रेखा की माप बीमा रेखा की लिखी जाती है। इसे ये बताइए इसके निर्देशा के अनुसार जो रेखा का बीमा रेखा, इसे ये बताइए कि हम बीमा रेखा बनाएं तो ये बीमा रेखा के ऊपर जैसे जो माप रहता है वो कहाँ लिखा जाता है? तो ऊपर लिखा जाता है। जैसे 30 सेंटीमीटर हमको लिखना रहेगा तो बीमा रेखा के ऊपर लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ऊपर लिखा जाता है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि कौन सी रेखाएं जो समान दूरी पर आगे बढ़कर एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करता है। बोला कि कौन सी रेखाएं जो समान दूरी पर आगे बढ़कर एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करता है। तो कौन सा होता है? तो समांतर रेखाएं होता है। समांतर रेखाएं, जिसी समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता है। बोला कि एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। बोला है कि एक वस्तु को शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। तो अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का बात करते हैं तो ड्राइंग में एक चैप्टर पढ़ना है जो नीचे और ऊपर जो व्यू पढ़ना है, व्यू उसमें पढ़ना है। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि यदि कोई भी रेखा HP के समांतर है और VP पर झुकी हुई है तो उसका कौन सा दृश्य है जो XY के समांतर होगा। बोला है कि यदि कोई भी रेखा HP के समांतर और VP से झुकी हुई है तो उसका कौन सा दृश्य है जो XY के समांतर होगा। तो XY के समांतर जो होगा वो सम्मुख दृश्य होगा। XY के समांतर कौन होगा, तो सम्मुख दृश्य होगा। बोला है अगला क्वेश्चन कि हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी होती है। तो अगर बात करेगा हैचिंग रेखाओं का तो 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। 45 डिग्री के कोण पर हैचिंग रेखाएं झुकी हुई है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए मंदायन के कारण उत्पन्न त्रुटि होती है। मंदायन के कारण उत्पन्न त्रुटि होती है। तो मंदायन के कारण उत्पन्न त्रुटि को ही हम रूपांतरण त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, रूपांतरण त्रुटि कहते हैं। तो पूछेगा कि मंदायन जिसको हम हिस्टेरिसिस बोलते हैं कि कारण उत्पन्न त्रुटि को हम क्या कहते हैं, तो रूपांतरण त्रुटि कहते हैं, रूपांतरण। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला किसके मापन द्वारा इलेक्ट्रिक मशीनों की दक्षता की गणना की जानी चाहिए। बोला है कि किसके मापन के द्वारा इलेक्ट्रिक मशीन का, बोला है इलेक्ट्रिक मशीनों की दक्षता की गणना की जाती है। तो हम बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक मशीन की जो दक्षता की गणना होता है वो लॉसेज के द्वारा होता है, लॉसेज के द्वारा होता है। लेकिन और अदर मशीन में बोलेगा कि इलेक्ट्रिक मशीन को छोड़ा के अदर मशीन में आउटपुट और इनपुट से निकाला जाता है। तो अदर मशीन के लिए बोलेगा तो आउटपुट और इनपुट दोनों से निकाला जाता है, जिसको हम कहते हैं आउटपुट बटा इनपुट गुने 100। लेकिन इलेक्ट्रिक मशीन का जो दक्षता निकलता है वो लॉसेज के द्वारा निकलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि मशीन की प्रतिवर्ती के लिए क्या शर्त होती है। मशीन की प्रतिवर्तीता के लिए क्या शर्त होता है। तो आपको पता है मशीन 100% से कम दक्षता की होती है, 100% से कम दक्षता की होती है, लेकिन मशीन की दक्षता 50% से अधिक ही होना चाहिए। मशीन की दक्षता 50% से अधिक होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि आदर्श मशीन में, बोला है कि आदर्श मशीन वे काल्पनिक मशीनें हैं जो होती है। तो आदर्श मशीनें वे काल्पनिक मशीनें हैं जो घर्षणहीन होता है। आदर्श का मतलब होता है कि कोई भी उस पर कोई ऐसा बल नहीं लग रहा है। तो कौन सा है, तो घर्षणहीन है, घर्षणहीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में उभार के प्रकार का चयन कीजिए। निम्न में उभार का प्रकार का चयन करना है। तो उभार का प्रकार का चयन एक सममितीय होता है। उभार का प्रकार का चयन क्या होता है, तो सममितीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। बोला है कि एक वस्तु को शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा कि अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर, अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्त बता देते हैं कि यहाँ 50 क्वेश्चन आपको सेट नंबर 2 का एनालिसिस क्लियर हुआ। दोस्त अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इस सेशन को जुड़ने के लिए कि क्या इससे सेशन लेने से फायदा हो रहा है कि नहीं। दोस्त पता है जो भी थ्योरी आ रहा है, थ्योरी हम प्लेटफॉर्म चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहे हैं वहाँ से, और यहाँ से आपको एक ओवरऑल प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का मिल रहा है। इसका PDF का अगर बात करेगा तो PDF टेलीग्राम चैनल पर NPS स्टडी से बना हुआ है, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। अगर इस सेशन पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।